हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, मैं मयंक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 रसायन विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु का ये पार्ट पहला है। इसके पहले मैं अध्याय 1 अध्याय 2 मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। जिस स्टूडेंट ने अभी तक ना देखे हों वो जा कर के पहले अध्याय 1 और अध्याय 2 देख लें। आज हमको शुरू करना है अध्याय 3 और जिसका नाम है धातु एवं अधातु। और फ्रेंड देखिए, इसके पहले जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उनको भी मिल सके। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी हमारे आगामी एग्ज़ाम है 2022 के, उस 2022 में धातु और अधातु चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज का जो हमारा वीडियो है कम से कम आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का फ़ायदा करवाने वाला है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करिएगा। शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को आप वॉच करिए, देखिए उसके बाद आपको क्या फ़ायदा मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा देखिए पहली जो हेडिंग होगी वो हेडिंग है धातु। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमको जानना है कि सबसे पहले कि धातु होते क्या हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धातु वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं ना, उसे कहते हैं धातु। तो थोड़ा सा मैं इसको लिखता हूं, उसके बाद देखिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है। यहां पर लिखेंगे धातु, लिखेंगे वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, देखिए ये जो मैं लिखा हूं ई माइनस, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हो उन्हें धातु कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वे पदार्थ जो अपने मतलब कि बाहरी कक्षा से मुक्त, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनने की जो प्रवृत्ति रखते हो ना, उनको क्या कहते हैं, धातु। अब देखिए, मैं थोड़ा धातु के इतिहास के विषय में आपको बता देना चाहता हूँ। जो धातु शब्द है ना, यह धातु शब्द आया है धनवान से, और धनवान का मतलब होता है रिच और अमीर। समझ में आई बात। देखिए जो धातु शब्द है, आप इसको धनवान से आप समझिए। देखिए मैं थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। धनवान का मतलब होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। हम लोगों का यही समझना है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, वो इंसान धनवान होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। देखिए मान लो कि हमारे पास दो इंसान हैं। मैं यहाँ पर देखिए 2 इंसान बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक इंसान ये है, ये ठीक है, और एक इंसान मान लीजिए ये है, ये। मान लो कि हमारे पास एक इंसान ए है और इसका नाम क्या है, बी, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मान लो कि इस इंसान के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, बिल्कुल भी, और इस इंसान के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए।
अब जैसे मान लीजिए कि जैसे जो बी आदमी है इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो रहन सहन है ना, उसके विषय में बताता हूँ। ये बिल्कुल खराब टाइप के कपड़े पहनता है और बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल ओल्ड मॉडल में, मतलब कि इसके पास एक बाइक है टूटी फूटी, उस बाइक से चलता है। इसके पास अच्छे क्वालिटी का मोबाइल ना हो, इसके पास अच्छे क्वालिटी का मान लीजिए कपड़ा ना हो, इसके पास मतलब ये अच्छे क्वालिटी का खाना ना खाता हो। समझ में आई बात? जबकि इसके पास पैसा क्या है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अब थोड़ा सा इसके विषय में समझो। ये क्या है, ये बेचारा, इसके पास पैसे भले कम हैं, लेकिन इसकी जो रहन सहन है ना वो बहुत अच्छी है। ये कपड़े भी अच्छे पहनता है, ये खाना भी अच्छा खाता है, ये अच्छे साधन से चलता है, इसके पास अच्छे तरह का मोबाइल है। तो इसका बताइए इन दोनों स्टोरी से आपको क्या निष्कर्ष निकला? इस स्टोरी से यह निष्कर्ष निकला कि जो इंसान पैसे का खर्च करता है ना, वास्तविक में वही इंसान धनवान होता है। अब यहाँ पर देखिए, इसके पास पैसे भले ही इतना ज़्यादा है, लेकिन इसके पास देखिए खर्च बिल्कुल नहीं है। और ये इंसान इसके पास पैसे इससे बहुत कम है, लेकिन ये इंसान पैसा खर्च कर रहा है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये निकला कि जो इंसान अपने धन का व्यय करता है, खर्च करता है, वो इंसान धनवान कहलाता है। समझ में आई बात? तो इस स्टोरी को आप यहाँ पर ला के सेट करिए धातु में। धातु के पास किस तरह का धन होता है? इलेक्ट्रॉनों का। कोई भी पदार्थ हो उसके पास किस तरह का धन होता है? इलेक्ट्रॉनों का। तो वे पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं, निकालते रहते हैं ना, उन पदार्थों को क्या कहते हैं? धातु। समझ में आई बात? और यही डिफिनीशन में यहाँ पर लिखा हूँ कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धातु। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद हमारे सामने एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि अभी तक हमारी इस पूरे प्रकृति में लगभग 118-117 तत्वों की खोज हुई है। अब 117-118 तत्व यार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम कैसे पता करें कि इसमें कौन से तत्व धातु हैं और कौन से तत्व क्या हैं? अधातु हैं। तो इन तत्वों के विषय में हमें जानकारी देने के लिए मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी का निर्माण किया था, और जिसका आधार था तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ में आई बात? और मेंडलीफ की आवर्त सारणी से हमें ये पता चल पाया है कि मतलब कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व क्या है? अधातु है। आई बात समझ में? अब देखिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर देखिए सारणी बनाता हूँ, और उस सारणी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक आवर्त सारणी बनाया हूँ, और उस आवर्त सारणी में देखिए मैं कुछ तत्वों को दर्शाया हूँ। ठीक है? मैं सबसे पहले थोड़ा सा आवर्त सारणी के विषय में बताना चाहता हूँ। और हाँ, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि हमारे सिलेबस में आवर्त सारणी है। हम जैसे ये चैप्टर हम कवर करेंगे, उसके बाद का जो चैप्टर होगा उसमें हम स्पेशल आवर्त सारणी के विषय में ही पढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये आवर्त सारणी में जो कितने 8 वर्ग होते हैं। जो मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, उस आवर्त सारणी में टोटल 8 वर्ग हैं। ठीक है? उन 8 वर्गों को देखेंगे तो जैसे ये वर्ग है, उसके बाद जैसे ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, 4, 5, 6, 7, ये देखिए 8वें वर्ग को उन्होंने बोला है कि ये शून्य वर्ग है। चाहे आप इनको 8वां वर्ग बोल दो, चाहे आप शून्य वर्ग बोल दो, बात एक ही है। ठीक है ना? उसके बाद देखिए जो पहला वर्ग है, पहले वर्ग में देखिए कुछ तत्व हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद देखिए जो दूसरा वर्ग है, इसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है।
जो वर्ग नंबर तीसरा है इसमें बोरान है और एल्यूमिनियम है। उसके बाद जो देखिए 4 है इसमें क्या है, सिलिकॉन है। और यहाँ पर देखिए जो 5वां वर्ग है इसमें क्या है, नाइट्रोजन है और यहाँ पर देखिए फास्फोरस है। और यहाँ पर देखोगे तो ये देखिए 6वां वर्ग है, इसमें ऑक्सीजन है और सल्फर है। 7वां वर्ग में देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। उसके बाद देखिए जो 0 वर्ग है इसमें हीलियम, नियान, आर्गन और क्रिप्टॉन। देखिए टोटल मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल देखिए अब तक देखिए खोजे जाने वाले तत्वों की संख्या लगभग 117 या 118 हो गई है। अब आप सोचते होंगे कि क्या हमको 117 118 तत्वों को याद करने की जरूरत है? तो मैं आपसे कहूंगा कि बिल्कुल नहीं। इन तत्वों को याद करने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए जितने तत्वों को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ इन तत्वों को याद करने की आपको जरूरत है। इतने तत्वों को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए रसायन विज्ञान का आपके अंदर एक अनोखा ज्ञान उत्पन्न होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है धातु और अधातु। देखिए मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि कोई भी तरह का कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, और उस पदार्थ देखिए किसी भी पदार्थ का निर्माण किससे होता है, छोटे छोटे कणों से। और जब कणों को जब तोड़ा जाता है ना तो उसमें से निकलते हैं क्या, अणु। और जब अणुओं को तोड़ा जाता है तो उसमें से निकलते हैं परमाणु। अर्थात देखा जाए तो जो ये पूरा ब्रह्मांड है ना, या फिर हमारे पृथ्वी का हर एक तत्व, हर एक पदार्थ, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और जिसका नाम है क्या, परमाणु। समझ में आई बात? और परमाणु के अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के बाहरी कक्षक में वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु के कहाँ पर रहते हैं, बिल्कुल नाभिक में। समझ में आई बात? अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए मैं यहाँ पर समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, इतने में आप समझ जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए कोई भी तत्व हो, कोई भी तत्व, अगर उसके बाहरी कक्षक में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो तत्व अपने आप को संतृप्त समझता है, सेचुरेटेड समझता है, पूर्ण समझता है। समझ में आई बात? और जिन तत्वों के बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जैसे कि मान लो किसी के बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन हो, या किसी के बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या किसी के बाहरी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन हो, या किसी के बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन हो, या किसी के बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो इतना जान लो वे तत्व आपस में संतृप्त नहीं है, वो अपने में पूर्ण नहीं है। हर एक ब्रह्मांड का हर एक तत्व चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरे बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम होने चाहिए। और जिस तत्व के बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तत्व क्या होता है, संतृप्त होता है, सेचुरेटेड होता है, कंप्लीट होता है। समझ में आई बात? देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे बीच में क्या होता है, परमाणु होता है, सबसे बीच में होता है नाभिक, और नाभिक के बाहर क्या होती है, कक्षाएं। जैसे 1 2 3 4, जैसे मान लो इस तरह से कक्षाएं हैं। कक्षाएं देखिए पूरा राउंड होती हैं, गोल होती हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए इतना बनाया हूं। अगर पहले कक्षक, जैसे मान लीजिए पहले कक्षक का नाम क्या है, n, तो इसके बाद वाली कक्षा का क्या नाम होता है, n-1, और इसके बाद वाली कक्षा का नाम होता है n-2। समझ में आई बात? तो इस तरह से देखिए कक्षाओं का वर्गीकरण किया जाता है। और मैं आपसे देखिए एक बात बता दूं, जैसे मान लो कोई परमाणु है, उस परमाणु की पहली कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं कंप्लीट होंगे तब तक उस परमाणु में दूसरी कक्षा का निर्माण नहीं होगा। और जब दूसरी कक्षा का निर्माण हो जाएगा तो जब दूसरी कक्षा में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा हो जाएंगे तब तक तीसरी कक्षा का निर्माण नहीं होगा। समझ में आई बात? तो इतना आप समझते रहिए, किसी भी तरह का कोई भी परमाणु हो उसकी बाहरी कक्षक में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, तभी जा करके उसका अष्टक क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये हमारी क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे बाहरी कक्षा है। इसके बाद ये वाली कक्षा, इसके बाद ये वाली कक्षा, इसके बाद ये वाली कक्षा है। तो यहाँ पर हम समझेंगे, जैसे मान लीजिए सबसे बाहरी वाली कक्षा है, तो इस बाहर वाली कक्षा में मान लेते हैं कि बाहरी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1। तो सोचो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 तभी आया होगा जब इसके पहले वाली अर्थात n-1 वाली कक्षा में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। समझ में आई बात? जब तक जान लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले कक्षा के पहले वाली जो कक्षा होती है ना, वो हमेशा संतृप्त होती है। समझ में आई बात? तो जैसे अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, थोड़ा से देखिए, हम थोड़ा सा आ जाते हैं, देखिए वर्ग नंबर पहला में मेंडलीफ ने बताए हैं कि मैं अपनी आवर्त सारणी को तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाया हूं, और जिस तत्व के बाहरी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन हैं मैं उस तत्व को उसी वर्ग में रखा हूं। तो इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्ग नंबर पहले के तत्व, जितने भी पहले के तत्व वर्ग नंबर पहले के हैं, इनके सबके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। बताइए, समझ में आया? उसके बाद वर्ग नंबर 2 के जितने भी तत्व हैं, देखा जाए तो इनके सबके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। और इसी तरह से अगर इसमें देखा जाए तो सबसे बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 3 है, और इसकी बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, और इसकी बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, और इसकी बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, और इसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, और इसके बाहरी कक्षक में यहाँ पर लिखा हूँ शून्य वर्ग। तो इसका मतलब आप मत समझिएगा कि इसकी बाहरी कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी जो बाहरी कक्षा है ना, वो संतृप्त है। संतृप्त अर्थात तब हो सकती है जब इनकी बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसका मतलब कि इसकी बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया शून्य वर्ग। और मैं आपसे एक बात बता दूं, देखिए जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी का जब निर्माण वो कर लिए थे ना, तो उस वक्त अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। और जब अक्रिय गैसों की जब खोज नहीं हुई थी, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक मोटी बात, मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं, ठीक है, और अपनी एक पर्सनल आप एक कोचिंग आप खोल के रखे हैं, और आपका एक टारगेट ये है कि जितने भी स्टूडेंट आएंगे ना, मैं उनका नाम बिल्कुल क्रम से लिखूंगा। सबसे पहले मैं लड़कियों का नाम लिखूंगा, उसके बाद मैं लड़कों का नाम लिखूंगा। आपके अंदर ये बिल्कुल क्वालिटी है, आप बिल्कुल विशेष ध्यान देकर समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि 10 लड़कियां आई, तो 1 से लेकर के आप इस तरह से देखिए 10 तक आप लिख लोगे नाम। 11 नंबर से क्या हो गए, लड़के शुरू हो गए, आपने 11 नंबर से लड़कों का नाम भी लिखना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, मान लो कि कोई बीच में एक लड़की और आ गई, और अगर बीच में एक लड़की आ गई तो आपका एक रूल है कि देखिए जहां से लड़के की संख्या स्टार्ट होगी उसके बाद लड़कियां बिल्कुल नहीं होंगी। तो आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर की जो गिनती होगी 1 के पहले अर्थात 0, आप उस पर उसका नाम रख लेंगे। अगर मान लो उसके पहले मान लो कोई और लड़की आई तो उसका जो नंबर होगा वो -1 होगा, उसके बाद -2 होगा, -3 होगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में सभी वर्गों को जब उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, तो कुछ वर्गों की मतलब कुछ तत्वों की ऐसी खोज हुई कि उनको एक नया वर्ग बनाना पड़ा, और उन्होंने नया वर्ग का नाम क्या दे दिया, शून्य वर्ग। समझ में आई बात? और शून्य वर्ग में जो भी तत्व होते हैं वो सभी अक्रिय गैसें होती हैं। अक्रिय गैसों का मतलब होता है जो किसी से क्रिया ना करें। और देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आपको बहुत विधिवत बताऊंगा, एक तरफ से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये बताया कि जिन तत्वों के बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वर्ग नंबर 2 में रखा गया है। लेकिन आप लोगों के सामने यहाँ पर देखिए ये हीलियम है, और हीलियम के बाहरी कक्षक में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आई बात? और अगर हीलियम के बाहरी कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनको शून्य वर्ग में क्यों रखा गया? क्लियर हुआ? तो इसके विषय में आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं इसके विषय में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और ये मेरे ऊपर उधार भी है, मैं ये उधार आपका चुकाऊंगा, ठीक है। उसके पहले देखिए अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर धातु पर। देखिए
जब मैं वर्ग नंबर 1 की बात करता हूं तो वर्ग नंबर 1 से ये निष्कर्ष निकलता है कि इनके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक। तभी तो वर्ग नंबर 1 पर रखे हैं। तो अगर इनकी बाहरी कक्षक में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो सोचो ये अपनी कक्षा को कंप्लीट करना चाहेंगे, और अगर ये अपनी कक्षा को कंप्लीट करना चाहेंगे तो इनके पास जानते हो कंप्लीट करने के मात्र दो ही तरीके हैं। पहला तरीका ये है, या तो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल दे, और दूसरा जो तरीका है, या तो क्या करे अपने अंदर क्या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। क्योंकि इनकी बाहरी कक्षक तभी कंप्लीट हो सकती है जब इनकी बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो सोचिए 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, या तो ये देखिए जैसे मान लो कि यही तत्व, जैसे मान लीजिए वर्ग नंबर जैसे पहले मान लो ये वाला तत्व है, मान के चलो इसकी बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, एक। तो या तो इस इलेक्ट्रॉन को जब ये त्याग देगा तो इस कक्षा का विनाश हो जाएगा, तो इसमें 8 तो इलेक्ट्रॉन पूरा रहेंगे, एक तो यह नियम है। नंबर दूसरा, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करे। अब सोचने वाली बात यह है कि आप थोड़ा समझिए, जैसे मान लो मैं आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मान लो एक इंसान है, एक आदमी, और उसने क्या किया, उसने मतलब मान लो थोड़ा सा टैलेंटेड बंदा है, ठीक है ना। मान लो कि 60,000 का महीना की उसने दो नौकरियां का मतलब दो नौकरियां मतलब नौकरियां वो मतलब कि उसके सामने चांस मिला नौकरी करने का, और दोनों की दोनों जो सैलरी है ना वो कितनी है, 60,000। अब मान लो एक नौकरी ऐसी है कि उसमें उसको सारा दिन धूप में रहना है, सारा दिन उसको वर्क करना है, सारा दिन दौड़ भाग करनी है। और जो दूसरी नौकरी है ना उसको मान लो एसी में रह करके बस उसको क्या करना है, बस थोड़ा बहुत काम करना है बस। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आप कौन सी नौकरी करना चाहेंगे? वही नौकरी ना जिसमें आपको आराम हो। तो अब यहाँ पर सोचिए, जो वर्ग नंबर जो पहले वाले तत्व है ना, वर्ग नंबर पहले वाले तत्व, इनके बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये बताओ, यही सोचेंगे ना कि मैं क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन को मैं दान में दे करके मैं अपनी अगली मतलब जो इसकी लास्ट वाली कक्षा उसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ही ना। समझ में आई बात? तो मतलब वो सोचते हैं, अच्छा आप इस तरह सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में जितना ऊर्जा खर्चा होगी, क्या 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में भी उतने ऊर्जा लगेगी? बिल्कुल नहीं। 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने में हमें ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, जबकि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में हमें कम ऊर्जा लगेगी। तो हम वही काम करेंगे जो हमारे लिए सरल होगा। तो इसलिए वर्ग नंबर देखिए पहले के जितने भी तत्व है ना, इनकी सभी कक्षाओं देखिए, इनके सभी की कक्षाओं के जो बाहरी वाली कक्षाएं होती हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह अष्टक पूरा करने के लिए कभी भी 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेंगे, अर्थात अपनी बाहरी कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। समझ में आई बात? उसके बाद थोड़ा सा आ जाइए वर्ग नंबर 2 में। अब थोड़ा वर्ग नंबर 2 को आप थोड़ा अच्छे से समझिए। जो वर्ग नंबर 2 है, इनकी देखिए बाहरी कक्षक में तत्वों की संख्या कितनी है, 2। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। तो सोचिए, अगर इनकी बाहरी कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 2 है तो इनके पास 2 ऑप्शन है अपने अष्टक को पूरा करने का। या तो अपने अंदर से ये क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दें, तो इसके आखिरी वाली जो मतलब इसके जो लास्ट वाली कक्षा होगी ना, वो कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए तो इनके जो मतलब कि जो आखिरी से जो लास्ट वाली कक्षा है ना, आखिरी से जो अंत वाली मतलब कहने मतलब दूसरे नंबर की जो मतलब आखिरी से जो दूसरे नंबर की कक्षा है उसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ही ना। तो ये सोचता है कि यार मुझको 8 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में तो मुझको ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन ही त्याग कर देता हूँ। तो ये क्या है, वर्ग नंबर दूसरे वाले देखिए जितने भी तत्व है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन का देखिए त्याग करते हैं। उसके बाद आप इसमें आ जाइए, तो इनकी बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3।
तो इनको अगर अष्टक पूरा करना है तो इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5। तो सोचिए 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी कि 5 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने में? तो हम लोगों का दिमाग यही कहता है ना कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, इसलिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन का दान कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए जो वर्ग नंबर 4 है, इसमें देखिए वर्ग नंबर 4 में देखिए बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और इसके मतलब कि ग्रहण मतलब कि बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। तो इनके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करें? त्याग कर दें और अपनी बाहरी वाली कक्षा का विनाश कर दें, या तो ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लें। अब इनके पास एक कारण है, 4 इलेक्ट्रॉन को अगर देंगे तो भी उतना ऊर्जा लगेगी, और 4 इलेक्ट्रॉन को अगर लेंगे तो भी उतना ऊर्जा लगेगी। तो इसका मतलब इनके पास देखिए जो भी चांस है, उन चांसों में देखिए बराबर बराबर का महत्व है। तो जो वर्ग नंबर देखिए जो 4 वाले जो तत्व हैं, ये क्या करते हैं ना, कभी कभी तो अपना गुण क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को दान करके दिखाते हैं, और कभी कभी तो अपना गुण ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दिखाते हैं। तो इसलिए मान लो कि वर्ग नंबर 4 से लेकर के जितने पहले के हैं, वर्ग नंबर 3, 2, 1, इनको सबको तो कहते हैं धातु, और वर्ग नंबर 4 के बाद जितने भी तत्व होते हैं उनको कहते हैं अधातु। क्योंकि सोचिए इसके बाहरी कक्षक में देखिए ये वर्ग नंबर 7 है, तो इसके बाहरी कक्षक में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और अगर इनके बाहरी कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 7 है तो अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, या तो अपने अंदर से 7 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो सोचिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में जितनी कम ऊर्जा लगेगी, 7 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने में कहीं ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों को दान नहीं करेंगे, ये ग्रहण करेंगे। समझ में आई बात? तो इस तरह से जान लो वर्ग नंबर 4 के बाद के जितने तत्व हैं वो हो गए क्या? अधातु। और वर्ग नंबर 4 से पहले के जितने तत्व हो गए वो क्या हो गए? धातु। और वर्ग नंबर जो 4 के तत्व है ना, जो कभी कभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, तो इस प्रकार के तत्वों को कहते हैं उपधातु। समझ में आई बात? तो आपको समझ में आया होगा कि धातु का क्या मतलब है। और मैंने आपको देखिए एक छोटे छोटे एग्जाम्पलों के माध्यम से मैंने आपको समझाया, और यहाँ पर देखिए शायरी के माध्यम से भी मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको धातु और अधातु और उपधातु के विषय में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे हमको देखिए क्या पढ़ाई करना है। धातु के विषय में देखिए कुछ हमको स्पेशल पढ़ाई करनी है। और देखिए इस चैप्टर का नाम ही है धातु और अधातु। हम पूरे चैप्टर में देखिए धातु के विषय में ही हमको पढ़ाई करनी है। तो देखिए हमारा पर देखिए हेडिंग क्या है? हेडिंग है धातु, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेटल। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे धातु, लिखेंगे धातु वे होते हैं, धातु वे होते हैं, ठीक है, जो नंबर पहला पर देखेंगे जो धातु वे होते हैं जो सबसे पहला नंबर पर हम लोग देखेंगे जो विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, आप यहां से जो हटा दो, मतलब कि धातु वो होते हैं जो क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। समझ में आई बात? और विद्युत के सुचालक वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आई बात समझ में? नंबर दूसरा है, दूसरा का देखिए क्या होता है? धातुएं तन्य होती हैं। ठीक है ना? तो यहां पर लिखेंगे धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। देखिए मैं आपसे बता दूं एक शब्द देखिए यहाँ पर आया तन्य। देखिए तन्य का क्या मतलब है? कि मतलब कि वे पदार्थ जिनकी तार बनाई जा सके। समझ में आई बात? तो वे पदार्थ जिनकी तार बनाई जाती है ना, उनको कहते हैं तन्य। आई बात समझ में? जैसे कि एल्युमिनियम की तार हो गई, कॉपर की तार हो गई, लोहे की तार हो गई। तो इस तरह से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी जो है तार बनाई जाती है,
और उनको कहते हैं तन्य। समझ में आई बात? तो धातु वो होते हैं जो क्या होते हैं, तन्य होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो नंबर तीसरा पर है, नंबर तीसरा में लिखेंगे धातुएं, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, होती है। मतलब कि आघात वर्धनीय का मतलब होता है, आघात वर्धनीय मतलब कि जिन पर चोट मारने पर, देखिए आघात का मतलब होता है चोट और वर्धनीय का मतलब पहुंचाने पर, मतलब कि वे पदार्थ या वे पदार्थ मतलब जिनको चोट मारने पर ना वो फैल जाती हैं, उनको कहते हैं आघात वर्धनीय। समझ में आई बात? जैसे मान लो हमारे पास एक लोहे की, मान लो हमारे पास कोई मतलब जैसे मान लो ये हमारा अगर लोहे का अगर मार्कर होगा, तो जैसे हम इस पर चोट जैसे मारेंगे ना चोट, तो ये क्या होगा, ये फैल जाएगा। समझ में आई बात? और जो पदार्थ फैल जाते हैं ना, उन पदार्थों को कहते हैं आघात वर्धनीय। समझ में आई बात? उसके बाद देखिए जो नंबर चौथा है, इसमें लिखेंगे नंबर चौथे पर, इसमें लिखेंगे कि धातुओं में, धातुओं में धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक होती है, चमक होती है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जो धातुओं में देखिए जो चमक होती है ना, वो चमक कहाँ से आती है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके सब के विषय में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब मैं आपको क्लास 12th का जब मैं रसायन विज्ञान आपको पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि धातुएं क्यों चमका करती हैं, ठीक है ना। उसके बाद नंबर अगला देखिए, नंबर जो पाँचवा है, नंबर पाँचवा वो होते हैं कि धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं, दान करके धनायन, धनायन बनाती हैं, ठीक है। मतलब कि धातुएं वे होती हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का दान करके धनायन बनती हैं, उनको क्या कहते हैं, धातु। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे वर्ग नंबर देखिए, पहले का मैं एक तत्व उठाता हूं, जैसे कि वो तत्व क्या है, सोडियम। अब बताओ सोडियम है तो सोडियम क्या करेगा, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो ये हो जाएगा एक धनायन। समझ में आई बात? लेकिन इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये कैसे धनायन बन गया, समझ में आई बात? तो इसके विषय में थोड़ा समझिए। जैसे मान लो कि हमारे पास एक पदार्थ क्या है, सोडियम, धातु है, ठीक है ना। तो सोडियम में अगर देखा जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 11। तो इसके अंदर इसके परमाणु सॉरी इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 11। इसका मतलब कि 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को क्या करेंगे, उदासीन करेंगे, या फिर 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन उदासीन कर देंगे। समझ में आई बात? अब सोचिए कि अपने अंदर से इसने क्या किया, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन का इसने क्या किया, दान कर दिया। और जब एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया तो जो यहाँ पर सोडियम बचा, तो बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितना हुई, 10, और यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी हुई, 11। तो यहाँ पर देखोगे तो 10 इलेक्ट्रॉनों को 10 प्रोटॉन क्या करेंगे, उदासीन करेंगे, और अभी पास इसके प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉनों की संख्या कितनी बची, 1। तो मैं आपसे बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन पर जितने इकाई ऋणावेश होता है ना, एक प्रोटॉन पर उतने ही इकाई का धनावेश होता है। तो सोचो अगर यहाँ से एक इकाई अगर ऋणावेश अगर निकल गया तो इसके ऊपर एक इकाई धनावेश बच गया, और जो ये एक इकाई जो ये धनावेश बचेगा, प्रोटॉन बचेगा, यही उसके ऊपर क्या दिखाएगा, धनावेश गुण दिखाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे कि एग्जांपल है जैसे क्लोरीन। तो क्लोरीन के देखिए टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितना होती है, 17, और क्लोरीन में देखिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें भी होती है 17। देखिए क्लोरीन एक प्रकार का अधातु है और एक प्रकार का हैलोजन है, और ये आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 7, और जो दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी है उसमें वर्ग नंबर 17 का तत्व है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और यहाँ पर देखिए जो ये क्लोरीन है ना, देखिए टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, अब हो गई 18।
17 तो थे, एक इसने और ले लिया तो हो गए कितना 18। अब बताओ प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई 17। तो देखा जाए तो 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन को उदासीन कर देंगे और यहाँ पर देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर देखिए शेष बच रहा है कि नहीं। अब मैं अभी आपसे बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जितने मतलब जितना इकाई ऋणावेश उत्पन्न करता है ना, एक प्रोटॉन भी उतने ही इकाई का धनावेश उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर एक इकाई ऋणावेश चढ़ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वे पदार्थ जो अपने अंदर से एक मतलब कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनने की जो प्रवृत्ति रखते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक सिर्फ आज हमारा आज का वीडियो यहीं तक होगा और आज आप इतना कंप्लीट करिए। उसके बाद देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उस सभी लोग क्या करिए, मेरे साथ आप अपनी नोट्स भी बनाते जाइए और मैं जितना मैं पढ़ाऊँगा बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला, बस इतने के अंदर ही बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और आप लोग भी हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक भी करते रहिए और ज़रूरत हो तो भाई आप लोग कमेंट भी करा करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि देखिए मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और आपकी मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की और इंटर की फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा। और हाई स्कूल की मैथ भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और बहुत जल्द ही स्टार्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए देखिए आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को थोड़ा सा आप थोड़ा सा थोड़ा मेरे चैनल का जो परिवार है आप थोड़ा इसको और बड़ा करने की कोशिश करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, धन्यवाद।